आई एम एडवोकेट निशांत फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्राइम के बारे में। जैसे कि ये हमारी आईपीसी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक्स करने हैं इसमें। व्हाट इज क्राइम, हमें पहले पढ़ना है कि क्राइम होता क्या है। तो देखा जाए तो क्राइम की कहीं डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, पूरे जनरल क्लॉज एक्ट में भी बोल लो या किसी भी पीनल लॉ में बोल लो, कहीं पर भी क्राइम की डेफिनेशन नहीं है। फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस, कि क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 40 में आईपीसी में डिस्क्राइब है। फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सिविल रॉन्ग, कि क्राइम और सिविल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या है। अगर क्राइम को ऐसे समझे तो क्राइम ये है कि अगर स्टेट ने किसी चीज को कह दिया कि वो प्रोहिबिटेड है, कि वो उसके लिए मना कर दिया, तो वही चीज क्राइम है। जैसे मान लीजिए अगर आज सरकार ने ये रूल पास कर दिया कि ब्लैक कलर का बैग रखना एक इलीगल है और कोई नहीं रख सकता, तो ये एक आपका क्राइम माना जाएगा अगर कोई भी ब्लैक कलर का बैग पाया जाता है। जैसे अगर अब ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स जो होते हैं कि सरकार ने कह दिया कि ड्रग्स कोई नहीं रख सकता या कितनी क्वांटिटी में रख सकता है, कितनी क्वांटिटी में नहीं रख सकता, तो वो ये क्राइम माना जाएगा। तो एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय द स्टेट, यानी कि कोई भी एक्ट का मतलब जो आप करेंगे वो अगर प्रोहिबिटेड है और वो मना कर दिया स्टेट ने कि नहीं करना, तो वो आपका एक्ट क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। फिर अगर मॉडर्न सेंस में बात करी जाए तो मॉडर्न सेंस में अगर हम क्राइम के बारे में समझे तो मॉडर्न सेंस ये कहता है कि व्हाटएवर इज प्रोहिबिटेड बाय द पीनल लॉ। पीनल लॉ मतलब जो भी आपका एक्ट बन रहा है, कोई भी अगर आपका एक्ट है पीनल लॉ, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट, ये एक पीनल लॉ है, यानी कि एक रिटर्न, पीनल लॉ का मतलब होता है रिटर्न लॉ बनाया हुआ है। तो एक एनडीपीएस एक्ट जो है वो आपका एक पीनल लॉ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ड्रग्स कोई नहीं रख सकता विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जो ड्रग्स अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन के बिना कोई ड्रग्स नहीं रख सकता। तब भी कोई पाया जाता है कि अगर उसने ड्रग्स रख रखे हैं तो ये क्या है, क्राइम है। और इन फोर्स इज कंसिडर एज अ क्राइम देन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज पनिशमेंट, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज में, यानी कि अगर आपने वो एक्ट करा है और उसके कॉन्सिक्वेंस में आपका पनिशमेंट दे रखी है तो वो एक क्राइम है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम समझे कि क्राइम क्या है, अगर हम ऐसे समझे कि क्राइम क्या है, तो क्राइम आपका है कि जो स्टेट ने प्रोहिबिटेड कर दिया, यानी कि स्टेट ने मना कर दिया, प्लस आपका उसमें पनिशमेंट है एक्ट में, तो वो आपका क्राइम है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम अगर कोई स्टेट ने मना कर दिया तो वो क्राइम है, और उसमें पनिशमेंट है तो वो क्राइम माना जाएगा। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। जनरली देखा जाए तो अगर लॉ की बात, कॉन्सेप्ट पे बात करी जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि लॉ मेक्स नो डिफरेंसेस इन द वर्ड ऑफ क्राइम एंड ऑफेंस, यानी कि अगर लॉ के सेंस में बात करी जाए कि इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आपका एक जनरल बात करी जाए तो इसमें एक डिफरेंस ये है कि क्राइम जो है वो एक जीनस है, क्राइम जो है वो आपका एक जीनस है, और ऑफेंस जो है वो इसका एक स्पीसीज है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो सोसाइटी में आपका फेवरेबल नहीं है, यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। पर उस पर अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो यानी कि अगर ऐसा कोई एक्ट जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, यानी कि सोसाइटी के फेवर में नहीं है, और उस पर कोई पीनल लॉ नहीं बना हुआ, यानी कि कोई रिटर्न कॉन्सिक्वेंस या स्टेट ने मना नहीं रखा, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर इसमें कोई लॉ में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लॉ में हम क्राइम और ऑफेंस को एज ए सिनोनिम्स के यूज में कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज ऑफेंस, ऑफेंस होता क्या है। तो देखा जाए तो ऑफेंस की डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 40 में मेंशन है, और ये 3 क्लॉज में डिवाइडेड है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज में पढ़ना है कि ऑफेंस की डेफिनेशन में क्या दे रखा है। ऑफेंस की फर्स्ट डेफिनेशन में, फर्स्ट क्लॉज में सिंपल सी ये बात है कि अगर कोई भी एक्ट आपका इसमें आईपीसी में, यानी कि अंडर दिस कोड मींस आईपीसी में अगर कोई आपका ऑफेंस एक्ट आपका ऑफेंस बोल रखा है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि अगर आईपीसी में कोई अगर किडनैपिंग बोला है कि किडनैपिंग आपका ऑफेंस है तो वो ऑफेंस माना ही जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। पर सब क्लॉज 2 क्या कहता है, सब क्लॉज 2 ये कहता है, हमें ये पहले सेक्शन नहीं पढ़ना, हमें पहले ये इसकी लास्ट लाइन पढ़नी है। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग, थिंग मींस एक्ट, थिंग मींस एक्ट, एक्ट मतलब यानी कि जो आपका ऑफेंसिव है, पनिशेबल अंडर दिस कोड का मतलब यहां पर क्या है, आईपीसी, दिस कोड का मतलब यहां क्या है, आईपीसी, और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ,
यानी कि अगर कोई भी आपके जो ऊपर सेक्शन दे रखे हैं, जैसे 64 आपका बता रखा है कि इम्प्रिजमेंट होती है, जिसमें अगर आपने कोई फाइन नहीं चुकाया, कोर्ट ने आपके ऊपर 6 महीने का फाइन लगाया या 7 महीने का फाइन लगाया और उसमें आपने फाइन में पैसे नहीं दिए तो आपको सजा मिलेगी। तो इस सेक्शन में ये बताया गया कि स्पेशल और लोकल लॉ में भी ये सारे सेक्शन जो है ऊपर मेंशन है वो भी अप्लाई होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे स्पेशल लॉज क्या होते हैं? स्पेशल लॉ का मतलब ये होता है कोई एक पर्टिकुलर डील, एक चीज से रिलेटेड वो डील करता है। जैसे कि यूएपीए एक्ट, यूएपीए एक्ट आपका होता है कि जो टेररिज्म से डील करता है, तो यूएपीए एक्ट जो है वो एक टेररिज्म से डील करता है, तो वो स्पेशल लॉ हो गया। और लोकल लॉ हो गया जो यानी कि स्टेट टू स्टेट रिलाई करते हैं, जैसे एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट, तो एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट है वो सिर्फ एमपी में लगता है। तो लोकल लॉज का मतलब जो स्टेट टू स्टेट होते हैं, और स्पेशल लॉज जो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है। तो अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर एक समझते हैं कि आपका एक एग्जांपल का ये है, यूएपीए एक्ट है, उसमें आपको एक दिशांक नाम है, दिशांक के को कन्विक्टेड कर दिया है आपका 6 महीने के लिए, 6 महीने की सजा सुना दी, और उसमें आपके ऊपर फाइन लगा दिया जज ने मेरे ऊपर 6 लाख रुपए का, यानी कि 6 लाख की तो आपकी इंप्रिजमेंट हो गई और 6 लाख का आपका फाइन हो गया। अब मान लो मैंने फाइन नहीं दिया, अब मैंने फाइन नहीं दिया तो जज मेरे को कौन से सेक्शन में होगा? यूएपीए में तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि अगर फाइन नहीं दिया, यानी कि यूएपीए स्पेशल लॉ में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा कि अगर फाइन आपने नहीं चुकाया तो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, कितने इंप्रिजमेंट होगा, मतलब उसके ऊपर कोई डील नहीं है। तो ये चीज क्या होगा? तो जज साहब क्या करेंगे, वो आईपीसी में जाएंगे और आईपीसी के उस स्पेशल एक्ट में, आईपीसी के स्पेशल 64 सेक्शन में जाके देखेंगे कि इसके तहत सुनाया जाएगा। तो यानी कि मुझे सिर्फ सजा क्या मिलेगी? रीड विद सेक्शन, ये तो हो गया U8 जो हो गया आपका यूएपीए का, और रीड विद सेक्शन आपका 64, तो इसके तहत मुझे सजा मिलेगी। यानी कि नेक्स्ट क्षण में बात समझे, अगर किसी स्पेशल और लोकल लॉ में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, तो वो आपका, अगर कोई प्रोविजन नहीं दे रखा स्पेशल लोकल लॉ में, तो हम उसमें आईपीसी में देखेंगे कि उससे रिलेटेड उसका प्रोविजन दे रखा है। अगर दे रखा है तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा स्पेशल और लोकल लॉ में। अब हमें पढ़ना है सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में सिंपल सी ये बात है कि अगर किसी इंप्रिजमेंट यानी कि कोई एक्ट बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यूएपीए एक्ट है, उसमें सजा दे रखी है सिर्फ 3 महीने की, यानी कि एक यूएपीए जो एक्ट बना हुआ है उसमें पनिशमेंट जो दे रखी है सिर्फ 3 महीने की दे रखी है। यानी कि इसको एक ऐसे समझिए कि ये एक पूरा एक्ट बना हुआ है, ये एक पूरा एक्ट है, ठीक है। इसमें इसी एक्ट में सिर्फ सजा दे रखी है 3 महीने की, यानी कि 6 महीने की नहीं दे रखी, यानी कि इस पूरे एक्ट में 3 महीने की सजा है, इससे ऊपर है ही नहीं। तो फिर ये भी आपका ये वाले सेक्शन जो है 141, 176, ये जितने भी सेक्शंस हैं ये यूएपीए पे अप्लाई नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं कि जैसे कि इस एक्ट में 3 महीने की सजा है, मतलब इस एक्ट में ही आपके 3 महीने की सजा दे रखी है, इसमें मतलब मैक्सिमम 3 महीने की है, तो ये आपका जो ये वाले सेक्शंस है वो इस पे लागू नहीं होंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सब क्लॉज 2 को और सब क्लॉज 3 को। जैसे कि सेक्शन 40 का आईपीसी के 40 का सब क्लॉज 2 को पहले एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वो क्या कह रहा है। 40 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर कोई स्पेशल लॉ, जैसे यूएपीए जो है वो आपका एक स्पेशल लॉ है, और आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी आपका एक स्पेशल लॉ है, ये दोनों से एक स्पेशल लॉ है, और इनमें अगर कोई प्रोविजन आपका नहीं दे रखा, जैसे कि फाइन वाला प्रोविजन इनमें नहीं है, इनमें फाइन वाला जो प्रोविजन है वो इनमें दोनों में मेंशन नहीं है, तो हम कहां जाएंगे फाइन वाले में देखने के लिए कि फाइन ना देने पे सजा होगी? उसमें हम जाएंगे आईपीसी पे। आईपीसी में हम सेक्शन 64 में देखेंगे कि कितनी सजा है कितनी नहीं है। तो बस ये सेक्शन उतना कह रहा है। पर अगर आप बात करते हैं हम 40 के सब क्लॉज 3 में, 40 का सब क्लॉज 3 थोड़ा सा टिपिकल ये है समझने में कि उसमें यह है कि मान लो यूएपीए में मैक्सिमम पनिशमेंट ही दे रखी है आपकी 3 महीने, हालांकि ऐसा है नहीं, उसमें तो लाइफ डेथ इंप्रिजमेंट का भी है, पर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 महीने की है। तो क्या जो सेक्शन 40 के सब क्लॉज 3 में जो सेक्शन दे रखे हैं, जैसे 212 सेक्शन जो दे रखा है, क्या वो इसमें अप्लाई होगा? आंसर इज नो। पहले ये बता देता हूं 212 में है क्या। 212 में आपका रहा है कि अगर कोई ऑफेंडर, यानी कि मान लीजिए मैं कोई ऑफेंस करके आया हूं और आपने मुझे अपने घर में शरण दी है, और ये जानते हुए भी कि कोई ऑफेंस करके आया है, तो ये चीज इसमें होता है। जैसे कि अभी एक चला था केस चला था, उसमें विकास दुबे जो था वो अपने रिश्तेदारों के घर रुकता है,
और जब वो अपने रिश्तेदारों के रुकता है तो उसके रिश्तेदार जानते थे कि ये एक ऑफेंस करके आया है, और तब भी वो उसे हार्बरिंग करते हैं, यानी कि उसे अपने घर पे रखते हैं, तो वो एक ऑफेंस है। तो ये क्या है कि 212 ये कहता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और आप कोई रिश्तेदार ने, किसी ने भी आपको जानते हुए भी कि ये ऑफेंस करके आया, दिशांक कोई ऑफेंस करके आया, तब भी मेरे घर अपने घर में उसने रखा है, तो ये उस पर लगेगा 212। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर यूएपीए में 3 महीने तक की सजा है, सिर्फ 3 महीने की, तो क्या 212 अप्लाई होगा? आंसर इज नो। ये सेक्शन 40 का सब क्लॉज 3 तभी अप्लाई होगा जब आपकी पनिशमेंट उस एक्ट स्पेशल या लोकल लॉ में पनिशमेंट ही 6 महीने की दे रखी है। उससे पहले अगर नहीं दे रखी तो वो अप्लाई नहीं होगा। ये एक है। एक बार नेक्स्ट शेल में समझ लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या है। दिस सेक्शन मीन्स द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग व्हिच इज पनिशेबल अंडर दिस कोड एक्सेप्ट 2 और 3। क्लॉज 2 सेड दैट इट इज पनिशेबल अंडर दिस कोड, यानी कि अगर कोई ये जो सेक्शन दे रखे हैं 64, 65, अगर ये कहीं पर आपके इनमें सेक्शन में दे रखे हैं और स्पेशल और अदर लॉ कोड में है, तो ये तब भी मानेंगे। और जो इसमें सबसे डिफिकल्ट है समझना वो ये है कि सेक्शन सब क्लॉज 3 सिंपल सी ये बात ये कहता है कि अगर किसी एक्ट में पनिशमेंट 6 महीने से कम की है, तो ये वाले सेक्शंस यानी कि 141, 176 तो 212 ये जितने भी दे रखे हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। ये बस इतनी सी बात ये कह रहा है। अब अगर आपने कई केसेस में देखा होगा कि लिखा होता है स्टेट वर्सेस जो भी नाम दे रखे हैं, मान लीजिए यहां पर दे रखा है दिशांक या फिर ABCD या डैनियल, कोई भी मतलब, या एक्यूज का नाम आता है यहां पर, और स्टेट का मतलब होता है यहां पर जो आपका कंप्लेनेंट है। इसको यहां से समझे कि अगर आप कोई हीनियस क्राइम करते हैं या कोई ऐसा कॉग्निजेबल क्राइम करते हैं, अगर हम लॉ लैंग्वेज में बात करें तो कॉग्निजेबल बोला जाता है, यानी कि अगेंस्ट द सोसाइटी करते हैं कोई ऐसा, तो उसमें स्टेट आपको प्रोसिक्यूट करती है केस में। यानी कि इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अब अटेम्प्ट टू मर्डर, मान लीजिए मैं इस अटेम्प्ट टू मर्डर का विक्टिम हूं और मेरे पे 307 का कोई एक्स बंदा है, उसने मेरे पे हमला करा था, मर्डर करने की कोशिश करी थी, पर मेरे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अटेम्प्ट हुआ बस उसका। अब 307 में क्या हुआ कि मैं यहां पर क्या हूं, विक्टिम हूं, यानी कि मैं कंप्लेनेंट हूं, और एक्यूज कौन है, लेट सपोज एक्स है। अब हम दोनों के बीच में चलो समझौता हो जाता है कि मैं उसे माफ कर देता हूं कि नहीं, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने जो किया खत्म करते हैं, यहां पर करते हैं। पर क्या सरकार मना करेगी? सरकार कहेगी नहीं, क्योंकि जो अटेम्प्ट टू मर्डर है 307 है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यानी कि हीनियस क्राइम है और अगेंस्ट द स्टेट है। अगेंस्ट द स्टेट का मतलब यानी कि स्टेट के अगेंस्ट है। वो ये माना जाता है कि अगर आपने ऐसा कोई क्राइम करा है तो ये आपने सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम करा है, तो यहां पर मेरे चाह के या ना चाहते हुए भी मैं उसमें विड्रॉ नहीं कर सकता केस को। हालांकि परमिशन ऑफ द कोर्ट होती है, कोर्ट परमिट करता है तभी होता है, और कोर्ट बहुत कम केसेस में परमिट करता है, जैसे 302 में भी नहीं कर सकता। रेप में भी देखा जाता है, कई केसेस में रेप में करता है, नहीं करता, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर नट शेल में समझे, कंक्लूड करके समझे कि स्टेट में क्या होता है, स्टेट वर्सेस दिशांक या डैनियल, जो भी आप समझ लीजिए कि स्टेट जो होती है वो पार्टी होती है। आपके चाहते हुए भी, विक्टिम चाह के या ना चाहते हुए भी केस को विड्रॉ नहीं कर सकता। कई मूवीज में हमने देखा है कि वो एक माफीनामा लेकर आते हैं और माफीनामे पे साइन कर दे तो वो हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। स्टेट, अगर कोई केस स्टेट वर्सेस है तो कंप्लेनेंट के चाहते या ना चाहते हुए भी केस को वापस नहीं ले सकते। एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन मॉडर्न स्टेट्स द स्टेट हैव टेकन फुल गारंटी ऑफ पीपल्स लाइफ, यानी कि यहां से पता चल रहा है कि स्टेट जो होती है वो लोगों की लाइफ की गारंटी ले लेती है कि आपकी जान माल की सुरक्षा करना हमारा काम है। हाउ दे लिव देयर लॉ, इट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहां आना था एंड लाइफ पीसफुली, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, यानी कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। यहां पर स्टेट का मतलब यहां पर सिर्फ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मतलब है। टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ फ्रॉम रॉन्ग डूअर्स, रॉन्ग डूअर्स मतलब यानी कि अक्यूज से, यानी कि आपकी लाइफ की सुरक्षा करना किसका काम है, सरकार का काम है। इसलिए वो सरकार आपको केस में स्टेट वर्सेस जो भी नाम दे रखे होते हैं उनका होता है। इट इज देयर फॉर द स्टेट विच प्रोसिक्यूट्स, प्रोसिक्यूट्स मतलब लड़ना, यानी कि उसे आगे बढ़ाना, टू ऑफेंड और दी ऑफेंडर हैंस द टाइटल ऑफ द केस, इसलिए आपका टाइटल ऑफ द केस क्या होता है, स्टेट वर्सेस हो। तो यानी कि अगर हम इसे एक लाइन में समझे तो ये है कि स्टेट में स्टेट वर्सेस जो केसेस होंगे, पहली बात वो एक कॉग्निजेबल केसेस होंगे, यानी कि हीनियस क्राइम्स होंगे, वो अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, और आप उसे अपनी विक्टिम चाहे तभी वो विड्रॉ केस को नहीं कर सकता अनलेस अनटिल कोर्ट परमिट ना कर दे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन
क्राइम एंड सिविल, ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसे ध्यान से करते हैं। अब इसमें लिखा है क्राइम, क्राइम क्या है पहले पॉइंट में समझते हैं, पहले पॉइंट में और इसमें डिफरेंस समझते हैं। क्राइम जो होता है वो अगेंस्ट दी सोसाइटी होता है, कि क्राइम अगर किसी ने करा तो वो अगेंस्ट क्या माना जाएगा, सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड सिविल रॉन्ग की बात करें, सिविल रॉन्ग में ऐसा नहीं होता। सिविल रॉन्ग में आपका ये माना जाता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन या दो पार्टी का, जैसे मान लीजिए दिशांग वर्सेस एक्स, दिशांग वर्सेस वो, या कोई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है XYZ और वर्सेस ABCD, तो ऐसी को कंपनियां जो होती हैं इनके केसेस माने जाते हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको एक समझाऊं, अगर डिफरेंस से ना समझाऊं और ऐसे बताऊं कि हम जो सिविल केसेस होते हैं किसी भी स्टेज पे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्टेज चल रही है, इवन मान लीजिए जजमेंट भी आने वाली है, उससे पहले भी अगर हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिविल केसेस में हम कर सकते हैं, पर क्रिमिनल केसेस में हम कोर्ट की परमिशन के बिना कभी भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें कहते हैं सिविरिटी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड वुड बी डिटरमाइन द सिविरिटी ऑफ द पेनल्टी, अ फाइन मे आल्सो बी इंश्यूड। यानी कि सिविरिटी का मतलब हो गया आपका कि गंभीरता, यानी कि उसके जो क्रिमिनल केसेस की ये माना जाता है कि बहुत गंभीर होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, यानी कि अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, और उसमें कोई पेनल्टी होती है या फाइन होता है, यानी कि कोई इंप्रिजमेंट होगी या फाइन तो होगा। पर ऑन दी अदर हैंड अगर हम सिविल की बात करें, सिविल में आपका ऐसा कुछ नहीं होता, सिविल में आपका कंपनसेशन होता है। सिविल में केसेस में सिर्फ कंपनसेट करा जाता है, और अगर आपने कंपनसेशन नहीं दिया उसके बाद देखा जाता है, मतलब यानी कि सिविल में आपका कभी भी किसी भी स्टेज पे अरेस्ट नहीं होते। बट आपका एक, जब हम आगे की पढ़ाई करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि सिविल केसेस में भी अरेस्ट होता है, बट सम केसेस में नहीं होता, पर जजमेंट में आपका कंपनसेशन होती है, कभी भी सजा नहीं होती सिविल केसेस में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल एंड द पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आपकी केस की पिटीशन होती है, यहां पर पिटीशन का मतलब यहां पर आपका चार्जशीट भी हो सकता है और आपकी कंप्लेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में जो फाइल होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल करती है, यानी कि आपने देखा होगा पुलिस वाला आता है, चार्जशीट लेकर आता है, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें पुलिस वाला मिलता है, वो एक फाइल करता है, पूरी पुलिंदा बनाकर लाता है, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, कितने ऑफेंसेस हुए, क्या हुआ, कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा लेकर आता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइल करती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड है। ऑन दी अदर हैंड अगर सिविल केस में देखा जाए तो इंडिविजुअल फाइल करेगा या ऑर्गेनाइजेशन फाइल करेगी। आपको मैं से एक एग्जांपल के थ्रू सब बताता हूं। जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक आदमी है, वो नेग्लिजेंटली ड्राइव करके किसी को ठोक देता है। अब वहां पर एक पुलिस वाला देख रहा होता है, तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो खत्म हुआ, जो जिसके लगी होती है चोट वो भी बैठ जाता है। हालांकि 304 में तो बंदा मर ही जाता है। मान लीजिए कि वो नहीं मरा और उसके घर वाले उसके केस को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, तो क्या वो आगे का केस होगा? तो आंसर इज नो। जो पुलिस वाला होगा वो अपने बेस पे ही, इंफॉर्मेंट के बेस पे ही FIR दर्ज करवा के केस को आगे परस्यू कर सकता है। पर आपका सिविल में देखा जाए, सिविल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मेरे साथ किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो मेरा राइट इन पर्सोना है, यानी कि मैं केस है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, लोकस स्टैंडाई मेरा है कि मैं केस कर सकता हूं, अदरवाइज और कोई केस नहीं कर सकता मेरे भी यहाँ पे, अनलेस अनटिल अगर मैं मन नहीं जाता तो मेरे लीगल हायर्स कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगली बात करें तो क्रिमिनल लॉ पनिश, क्रिमिनल प्रोटेक्ट सिटीजन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। यानी कि क्रिमिनल जो लॉ, मतलब ये बात से क्लियर हो रहा है कि जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स की लाइफ को, और इसलिए ऐसे वो क्राइम बना, इसलिए ऐसे पेनल्टी और ऐसे केसेस लगाते हैं कि जिससे लाइफ को, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। ऑन द अदर हैंड सिविल लॉ की बात करें, टू डिफेंड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन राइट्स इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम आर रेक्टिफाइड। यानी कि अगर किसी के साथ उसके राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुए, अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरे राइट अगर इन्फ्रिंज हुए तो रेक्टिफाई करवा सके, यानी कि कोर्ट मेरे राइट को दोबारा से दिलवा सके, रेक्टिफाई मतलब ठीक करवा सके। सिविल में ये होता है, मतलब आपके सिविल आपके राइट्स के ऊपर बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंप्लेनेंट मस्ट फाइल बी लॉन्च विद इन अ पुलिस एंड इन्वेस्टिगेट मस्ट। अब कंप्लेन, इसमें क्या होता है, क्रिमिनल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि इसमें एक देखा जाता है कि जो पुलिस वाला है वो एक न्यूट्रल पार्ट माना जाता है, ना वो अब कंप्लेनेंट की तरफ होता है ना वो एक्यूज की तरफ होता है। वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अपनी क्या कहते हैं, न्यूट्रल होके करता है, और न्यूट्रल होके वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, देन कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेके उस केस को आगे परस्यू करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। पर सिविल में ऐसा नहीं होता। सिविल में आपके जो दी बेस्ट एविडेंस लेकर आते हैं उसके बेस पे ही आपके केस को डिसाइड करेंगे, इधर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या ऑरल प्रूफ। द कोर्ट हैज अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन और इम्प्रिजमेंट टू द एक्यूज, यानी कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो फाइन लगाएगी या इम्प्रिजमेंट लगाएगी, या दोनों ही लगा सकती है। पर सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। इन सच इंस्टेंस द कोर्ट कैन ओनली इशू अ जजमेंट कंपनसेशन, यानी कि जजमेंट में सिर्फ वो अपना कंपनसेशन देगी। मान लीजिए कोई सूट है, सूट फॉर रिकवरी है,
सूट फॉर रिकवरी में मेरे को 3 लाख रुपए का फाइन लगाया, मैं उसमें डिफेंडेंट था, मेरे पे 3 लाख का फाइन लगाया। अब वो जो 3 लाख का जो फाइन है वो क्या होगा, उसके ऊपर कोर्ट 2 लाख रुपए और लगा के ऐसे कंपनसेशन लगा देगी। अब उसके बाद है द अक्यूज ईदर फाउंड गिल्टी और नॉट गिल्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अक्यूज जो होगा वो या तो गिल्टी होगा या होगा, इसके अगर हम लीगल लैंग्वेज में पढ़े तो अक्यूज जो 2 बातें होंगी, या तो वो एक्विटल होगा, एक्विटल का मतलब बरी, या वो होगा कन्विक्टेड। ये 2 ही चीजें होंगी, अक्यूज या तो एक्विटल होगा या कन्विक्टेड होगा। एक्विटल का मतलब होता है या तो वो केस से बरी हो जाएगा या वो कन्विक्टेड हो जाएगा, यानी कि उसे सजा सुना दी जाएगी, या फाइन की सुना दे या इंप्रिजमेंट की सुना दे, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, जो भी है उस हिसाब से। बट ऑन दी अदर हैंड सिविल की बात करी जाए तो डिफेंडेंट इज ईदर रिस्पॉन्सिबल और नॉट गिल्टी इन दिस केस। मतलब कभी भी सिविल केसेस में उसे गिल्टी होल्ड नहीं करा जाता, उसमें ये बताया जाता है कि यू आर लाइबल टू पे दिस अमाउंट एज अ कंपनसेशन। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रिमिनल केस में बात करें, क्रिमिनल में एक और नेक्स्ट पॉइंट बात करें, क्रिमिनल लॉ जनरली डील्स विद स्पेसिफिक सीरियस क्राइम्स। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो आपका स्पेसिफिक चीजों से डील करते हैं, लाइक मर्डर एंड रॉबरी एंड रेप। और अगर आपका सिविल से बात करी जाए, सिविल आपके डील करता है डाइवोर्स, हाउसिंग, मनी, मॉर्गेज चीज, इन सब से डील करता है, चाइल्ड कस्टडी, इनसे डील करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये समझने से पहले आपको मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्रिमिनल केस जो होते हैं वो प्रूफ होते हैं आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और अगर सिविल केसेस देखे जाए तो वो प्रूफ होते हैं आपका प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिमिनल केस की एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं कि ये एक अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड का नाम है दिशांक, अक्यूज्ड का नाम है दिशांक, ये एक अक्यूज्ड है एक केस में, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं आपके 302 के, यानी कि 302 मतलब मर्डर के। तो यहां पर ये प्ली लेता है, प्ली ऑफ अलीबी। प्ली ऑफ अलीबी का मतलब होता है कि जब ये ऑफेंस हुआ तो वो वहां पर नहीं था। इट मींस यानी कि जब ये ऑफेंस हो रहा था तो दिशांक वहां पर नहीं था, दिशांक किसी और जगह पे था, यानी कि उसने लिया। अब मान लो वो ये चीज प्रूफ कर देता है, पर प्रोसिक्यूशन यानी कि जो कंप्लेनेंट होगा, लेम लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन यानी कि स्टेट की तरफ से जो पीपी यानी कि सरकारी वकील जो केस लड़ रहा होता है, वो ये चीज को प्रूफ नहीं कर पाता, तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन होगा, कंप्लेनेंट होगा, वो अपने केस को प्रूफ नहीं कर पाया, तो मुझे क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। यानी कि ऐसे समझते हैं, ये सीरीज चल रही है रीजनेबल डाउट की, 1 2 3 4 5, यानी कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो सरकारी वकील है वो 5 एविडेंस लेकर आया। पहला प्रूफ कर दिया, सेकंड प्रूफ कर दिया, 3 प्रूफ कर दिया। अब मान लो 4 और 5 जो एविडेंस लेकर आया था वो प्रूफ नहीं कर पाया, 4 और 5 के एविडेंस को वो प्रूफ नहीं कर पाया, तो क्या होगा? क्या मुझे सजा मिलेगी? आंसर इज नो, मुझे सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। कोर्ट ये कहेगी कि जो आप 5 एविडेंस लेकर आए उसमें से आप 3 प्रूफ कर पाए पर 2 प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसलिए जो अक्यूज को है वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करी जाए कि करेंगे प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब देखो, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये है कि द बेस्ट एविडेंस यू हैव इट, मतलब कि अगर आपके पास कोई बेस्ट एविडेंस है तभी सिविल केस आपके फेवर में चला जाएगा। इसे एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं, जैसे कि अभी हमने रीजनेबल डाउट में पढ़ा था कि एविडेंस 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सिविल केस में की बात चल रही है अभी, ये अभी हम समझ रहे हैं प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मान लो एक जो प्लेंटिफ है वो 5 एविडेंस लेकर आया, ठीक है, और वो अपने इसमें से 1 2 को प्रूफ नहीं कर पाया पर बाकी 3 को प्रूफ कर दिया उसने, तो क्या केस उसके फेवर में जाएगा? तो आंसर इज यस। देख रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि क्रिमिनल केसेस में अगर कोई 5 एविडेंस है, ठीक है, जिसमें से वो 2 को प्रूफ नहीं कर पाया, तो अक्यूज क्या होगा? बच जाएगा केस से। अक्यूज जो होगा वो बच जाएगा, यानी कि एक्विटल हो जाएगा। बट अगर हम सिविल केस में बात करें तो सिविल केस में ऐसा नहीं है। सिविल केस में यह है कि अगर 5 एविडेंस लेकर आया और 1 और 2 को एविडेंस को खत्म हो गया और 3 एविडेंस उसने अपने प्रूफ कर दिए, यानी कि 51% वो अपनी चीज को प्रूफ कर चुका है और दी बेस्ट एविडेंस उसके पास है, तो केस उसके फेवर में चला जाएगा। इसे हम एक बात को समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक डाइवोर्स केस है, कोई डाइवोर्स केस में सिविल केस होता है
और उस डाइवोर्स केस में पति जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले आता है कि मेरी वाइफ का XYZ के साथ चक्कर चल रहा है, और वो एक डायरी में एंट्री ले आता है कि ये देखो ये डायरी में एंट्री है और ये है, कोई भी एक प्रूफ ले आता है जो हम मान लो कोई भी एक ऐसे है, सिर्फ इस बेस पे उसका केस का फेवर उसमें चला जाएगा, पति के फेवर में चला जाएगा। पर क्रिमिनल केस में नहीं होता। क्रिमिनल केस में सारे जितने भी डाउट्स, कोर्ट के डाउट्स हैं, सबको आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तभी आपके अक्यूज को कन्विक्टेड कराया जाएगा, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट लेके अक्यूज चलेगा। ये हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ये तो अभी हमें एक ऊपर का रूपांतरण सी थी, बट अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो इसका एक पूरा अलग से है। अब नेक्स्ट यहां पर ही हमने समझ लिया, तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज ऑफेंस एंड डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस टॉपिक की PDF फॉर्म चाहिए तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, और फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।